आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये जो चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस ऑफ बेल्जियम, फिर उसके बाद केस ऑफ श्रीलंका और आखिरी में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो शुरू करते हैं अपना केस ऑफ बेल्जियम से। तो सबसे पहले हमें इसमें केस ऑफ बेल्जियम में 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इसका एरिया में याद रखना है, एरिया कितना है। तो इसका जो एरिया है वो हरियाणा से भी कम है, ठीक है। हरियाणा का जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 44,000 स्क्वायर किलोमीटर है और बेल्जियम का अप्रॉक्सीमेटली है 31,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे अभी। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन बेल्जियम की हाफ ऑफ हरियाणा है। हरियाणा की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है और जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ की हाफ यानी कि 1 करोड़ हो गई। फिर उसके बाद बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो बेल्जियम के बॉर्डर्स 4 कंट्रीज से मिलते हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, एरिया, पॉपुलेशन और बॉर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन कैसी है। एथनिक कंपोजिशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके सिमिलर लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर हो, उसे हम क्या कहते हैं? एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है वो कंट्री में कुछ और थी और कैपिटल में कुछ और थी, ठीक है। कंट्री की अगर हम बात करें, डेटा सारा आपको याद करना पड़ेगा। कंट्री की अगर हम बात करें 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग और 1% जर्मन स्पीकिंग। और कैपिटल यानी कि कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अगर ब्रुसेल्स की हम बात करें तो 80% फ्रेंच स्पीकिंग और 20% डच स्पीकिंग। मतलब इसको आप ऐसे समझो, इसको अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है उसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो हिंदू की मेजोरिटी है, लेकिन अगर हम लक्षद्वीप में देखें तो वहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, ठीक है। तो ओवरऑल कंट्री की अगर बात करें तो इंडिया में किसकी मेजोरिटी हो गई? हिंदूज की मेजोरिटी हो गई। लेकिन अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, ठीक है, जो कि एक आइलैंड है, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितनी हो गई मेजोरिटी? किसकी हो गई? मुस्लिम्स की मेजोरिटी हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे कंट्री में किसी और की मेजोरिटी थी, डच की, और कैपिटल में किसी और की मेजोरिटी थी, फ्रेंच की, ठीक है। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो रिच और पावरफुल थे, रिच और पावरफुल थे, लेकिन डच स्पीकिंग इतने रिच और पावरफुल नहीं थे। उसका रीजन ये है कि उन्हें एजुकेशन के जो फायदे हैं वो बाद में मिले, ठीक है। तो शुरू में फ्रेंच को ज्यादा फायदे मिले एजुकेशन के, फ्रेंच को ज्यादा अधिकार था एजुकेशन का, जिसकी वजह से इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, ठीक है। फिर ड्यूरिंग 1950s और 1960s में इनका क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो हुआ था सेकेंड स्कूल वॉर, हम उसको कहते हैं, ठीक है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था? वो हुआ था रिलीजन इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में रिलीजन को जब इंटरफेयर कर रहा था वो, तो उस वजह से वहाँ पे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। फिर 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करा। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का रीजन ये था, अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चेंजेस लेके आए। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का रीजन ये था ताकि वो जो डच और फ्रेंच है वो साथ में रह सके टुगेदर, ठीक है। टुगेदरनेस बनी रहे, ब्रदर जो है उनके बीच में बना रहे, इस वजह से उन्होंने क्या करा? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। सबसे पहले एरिया के बारे में हमने पढ़ा। एरिया बेल्जियम का कम है, पॉपुलेशन भी बेल्जियम की कम है, बेल्जियम के बॉर्डर्स इन 4 कंट्रीज से मिलते हैं। यहाँ की एथनिक कंपोजिशन कंट्री में कुछ और है और कैपिटल में कुछ और है। कंट्री में डच स्पीकिंग ज्यादा है, वहाँ मेजोरिटी डच स्पीकिंग की है, कैपिटल में मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की है। और फ्रेंच स्पीकिंग जो है क्या है? रिच और पावरफुल है। और आखिरी में हमने पढ़ा कि इनके क्या कहते हैं 1950 और 1960 के बीच में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए या फिर अमेंडमेंट लाए गए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बेल्जियम का खत्म हो गया। ये बेल्जियम का थोड़ा इंट्रोडक्शन उन्होंने बता दिया ताकि हमें पता चल जाए कि भाई बेल्जियम है क्या। उसके बाद एक चीज और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखी है, यूरोपियन यूनियन जो है EU जिसे हम कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। क्यों है इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में? अभी आपको जब ये पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। तो बेल्जियन मॉडल के सबसे बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ डच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंच। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वहां पे जितने डच थे उतने ही क्या थे? फ्रेंच भी थे। यानी कि अगर 500 मेंबर्स है, 500 में से 250 क्या होंगे? डच होंगे और 250 क्या होंगे? फ्रेंच होंगे। इससे क्या था कि नो यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग, कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। यूनिलेटर मतलब ऐसा नहीं होगा केवल डच मिलके, डच जो है उन्होंने मिलके क्या करा? डिसीजन बना दिया, फिर फ्रेंच ने मिलके अकेले डिसीजन बना दिया। यूनि का मतलब क्या होता है? 1। तो कोई एक कम्युनिटी डिसीजन ना बना दे, इसलिए इस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अरेंज किया गया, नंबर ऑफ डच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंच।
सेम हम देखेंगे कैपिटल में। ये तो सेंटर लेवल पे बात होगी, कंट्री लेवल पे जो मैंने पढ़ा कंट्री लेवल पे। सेम क्या हुआ ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल है ब्रुसेल्स जो, वहां पे भी इसी तरीके से चला कि भाई नंबर ऑफ डच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रेंच। अब ऐसा क्यों हुआ, तो कॉमन सेंस की बात है, जब यहाँ पे डच की मेजोरिटी है और इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई फ्रेंच भी हमारे इक्वल ही है, तो उसी तरीके से जहाँ पे फ्रेंच की मेजोरिटी है तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, डच के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कंट्री में और कैपिटल में दोनों में क्या होंगे, नंबर ऑफ डच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रेंच होंगे। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इंडिया की अगर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट होती है, सबसे ऊपर सेंटर होता है, उसके नीचे स्टेट होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रखी थी, ठीक है। तो यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे नहीं है, उसके बराबर ही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर दिया। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। वहां पे क्या थी, एक और टाइप की गवर्नमेंट थी, थर्ड टाइप की गवर्नमेंट। पहली टाइप की गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। सेकंड टाइप की गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी। थर्ड गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या करती है, उसको अपॉइंट करती है, सॉरी इलेक्ट करती है, तो वो क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन है, ये मिलके, ये चाहे कहीं भी रह रहे हो, इन्होंने मिलके अपनी कम्युनिटी की गवर्नमेंट बना दी कि भाई डच ने डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, फ्रेंच ने फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स हैं कि वो कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन से रिलेटेड क्या बनाएगी, लॉज बनाएगी, ठीक है। तो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट हमारी क्या होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। तो टोटल 3 टाइप की गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो केस था, अब आपको पता चल गया होगा कि यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर यहाँ पे क्यों थे। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर यहाँ पे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पावर का डिवीजन किया गया था, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था पावर का डिवीजन, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए भी कॉम्प्लेक्स है, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन पावर का डिवीजन जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, इसलिए यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए। आज की वीडियो में बस इतने पढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट हम टॉपिक अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे श्रीलंका वाला, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ इसके ऊपर वीडियो डालने के लिए। थैंक यू।